हाँ जी, तो क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे। खैर, तो एक बार फिर स्वागत है आपका अकाउंट्स अवेलेबल है कि इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज करनी है हमें क्लास 11th के मिड टर्म की सारी जितनी भी 100% थ्योरी है सभी चैप्टर्स की मिड टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सारी थ्योरी कवर करके चलेंगे आपकी इसकी एक सिंगल क्लास के अंदर। तो कम वक्त में ज्यादा पढ़ाई, बेहतर पढ़ाई, तो आओ जरा करें बात। तो सारे के सारे चैप्टर की लगभग लगभग थ्योरी कवर करके चलने वाले हैं आज। ऑब्वियस सी बात है कि जो शुरुआती चैप्टर्स हैं उम्मीद करता हूं सभी ने पढ़े हुए हैं, वहां से आपकी ज्यादा थ्योरी कवर होती है। जो लेटर ऑन आपके आगे चलकर न्यूमेरिकल चैप्टर आपके आते हैं जैसे जर्नल लेजर या बीआरएस जैसे चैप्टर, तो वहां से आपकी कंपैरेटिवली कम थ्योरी कवर होती है। बट ठीक है, लगभग लगभग अपेरेंटली सारी ही चैप्टर की थ्योरी कवर करके चलेंगे। आखिरी चैप्टर में थोड़ी कम है, शुरुआती चैप्टर में काफी ज्यादा थ्योरी है। और ध्यान रखिएगा, आपके ये जो शुरुआती मिड टर्म एग्जाम होते हैं, ये काफी हद तक बच्चे एक बड़ी गलती करते हैं कि थ्योरी को थोड़ा हल्के में ले लेते हैं। तो वो काम नहीं करिएगा, क्योंकि ज्यादा पोर्शन आपका थ्योरी का आने वाला है। तो थ्योरी का ठीक ठाक पोर्शन आएगा। न्यूमेरिकल को ऑब्वियसली इग्नोर नहीं करना। अकाउंट्स इज ए न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, तो न्यूमेरिकल तो करने ही करने हैं। बट अगर आपको अच्छे नंबर लेके आने हैं, जो जरूर आएंगे, तो उस सिचुएशन में आपको थ्योरी को जरूर कंसीडर करना है। शुरुआती चैप्टर से ठीक ठाक आपकी थ्योरी जरूर आने वाली है। तो चलिए, खैर इसी के साथ प्रेम से बोले राधे राधे, और इसी के साथ करते हैं जी बातों की शुरुआत। तो ऑब्वियसली शुरुआती जो थ्योरी है काफी ज्यादा आसान लेवल की रहेगी, और जो शुरुआती थ्योरी है वो आपके चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड रहेगी। और मैक्सिमम थ्योरी को पढ़ते वक्त आपको यही फील आएगी, यही महसूस होगा आपको कि अजी ये तो हमने पढ़ा हुआ है सर जी, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन पेशेंस के साथ में देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, चीजों को रिकॉल करते रहिए, माइंड में रिवाइंड करते रहिए। अगर एक चीज आपको पहले से मालूम है तो भी आप दोबारा उसे सुनते रहिए। तो चलो खैर, करते हैं जी शुरुआत। तो सबसे पहली बात कि भैया अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। तो अकाउंटिंग एक आर्ट है, एक कला है। एमसीक्यू क्वेश्चन में अगर पूछें कि आर्ट है या साइंस है, तो दोनों होती हैं, लेकिन डेफिनेशन में हम खाली आर्ट वर्ड का ही इस्तेमाल कर लेते हैं। एक ऐसी आर्ट है जहां इनिशियली हम डेटा को रिकॉर्ड करके चलते हैं। क्या आर्ट है ये? एक ऐसी आर्ट जहां हम डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, फर्दर डेटा को क्लासिफाई करते हैं। इन ए वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हम डेटा को क्लासिफाइंग करते हैं। देन उसके बाद में हम उसको एनालाइज भी करते हैं, इंटरप्रिटेट भी करते हैं कि इतनी किस तरह की ट्रांजैक्शन को, जो भी इकोनॉमिक नेचर की ट्रांजैक्शन है, तो हम फर्दर क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करते हैं यानी कि चीजों को सोचते समझते हैं, एंड इंटरप्रिटेशन भी करते हैं। तो हम करते क्या हैं अकाउंटिंग के अंदर, है क्या? तो रिकॉर्डिंग है, समराइजिंग भी है, साथ ही साथ आपका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन भी है, और सबसे आखिरी में आप सारे का सारा जो भी रिजल्ट है वो कम्युनिकेट तो करते ही करते हो, है ना। तो सबसे आखिरी स्टेप अगर सपोज करो बात करें अकाउंटिंग के अंदर क्या है, तो वो है कम्युनिकेशन ऑफ ऑल द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू योर अकाउंटिंग यूजर्स। तो ऐसे करके बातें हैं। इसके अलावा अकाउंटिंग के फायदे नुकसान ऐसे करके कुछ पढ़ने होते हैं जो बहुत ज्यादा आसान है। अब इतनी अकाउंटिंग पढ़ ली है, अंदाजा लग गया है हमें, डेटा प्रोवाइड करना सबसे बड़ा फायदा है हमारी अकाउंटिंग का। तो बेसिकली सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है अकाउंटिंग की मदद से। अकाउंटिंग की मदद से ही बिजनेस में फायदा है या नुकसान है हमें ये पता लगता है। हमारी एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, दो वर्ड होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का भी हमें पता लग जाता है बाय असरटेनिंग द प्रॉफिट और लॉस। और फाइनेंशियल पोजीशन की, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, एसेट कितने हैं, लायबिलिटी कितने हैं, तो ये भी मुझे मालूम पड़ जाता है। मेरे जितने भी अकाउंटिंग यूजर्स हैं तो उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम, असिस्टेंस टू द मैनेजमेंट को अपनी सभी इंपॉर्टेंट जरूरी फैसले लेने में मदद करता है। इसी के साथ एडवांटेज भी कुछ कुछ फीचर्स के जैसे ही हैं, एडवांटेजेस काफी हद तक फीचर्स के जैसे ही हैं, काफी सारे पॉइंट तो एक जैसे भी मिलेंगे। जैसे मैनेजमेंट को असिस्ट करना, ये फीचर भी था और ये एडवांटेज भी है। इसके अलावा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देना, तो ये फीचर भी है और एडवांटेज भी है। हाँ, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके एडवांटेज में ही कवर होते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग की मदद से हम काफी आसानी से कंपैरेटिव स्टडी कर पाते हैं, एक साल का दूसरे साल से कंपैरिजन कर पाते हैं। ये फीचर नहीं था, बट ये एडवांटेज में तो कवर हो जाता है मेरे बाबू। इसके अलावा अकाउंटिंग की मदद से ही टैक्स लायबिलिटी असरटेन करना और उसे पे करना, बैंक से लोन मांगना काफी आसान हो जाता है। बैंक वाले जैसे ही हम लोन मांगने जाते हैं तो तुरंत अकाउंटिंग के रूप में हमसे प्रूफ मांगा करते हैं। काफी आसान हो जाता है। अकाउंटिंग के जितने भी यूजर्स हैं, मैनेजमेंट हैं, ओनर हैं, तो बेसिकली उनके लिए डिसीजन मेकिंग, जो एक बड़ा फैसले लेने होते हैं, तो उसमें अकाउंटिंग फाइनेंशियल डेटा उनके बहुत काम आता है। तो ऐसे करके कुछ एडवांटेजेस हैं। लिमिटेशन, अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि अकाउंटिंग पूरी तरह से प्रिसाइज नहीं है। प्रिसाइज मतलब नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, एग्जैक्ट ना होना।
पूरी तरह से एग्जैक्ट नहीं है, कई बार जो कि है पर्सनल बायसनेस आ जाती है, जजमेंट आ जाती है अकाउंटेंट की, हाँ भाई वो क्या करे, एक अकाउंटेंट कहेगा कुछ और करो, दूसरा कहेगा कुछ और करो, और दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं। तो ये एक तरह से कमी के तौर पर देखा जाता है। अकाउंटिंग जो की है वो हिस्टोरिकल वैल्यू ऑफ एसेट, यानी कि जो पास्ट वैल्यू होती है कि कोई भी एसेट कितने पे खरीदा उतने पे ही हम रिकॉर्ड करेंगे और बस उसी ही वैल्यू पर मेंटेन करेंगे। मार्केट में फर्दर कोई चेंजेस आए, अगर कोई मार्केट के अंदर कोई भी प्राइस लेवल चेंजेस आए तो उनको इग्नोर करवा देता है अकाउंट्स। तो ये एक तरीके से अकाउंटिंग में कमी देखी गई है। फॉर एग्जांपल कोई 10 लाख का एसेट खरीदा, आज की डेट में उसकी 1 लाख की मार्केट वैल्यू बची है, अकाउंटिंग तो कहेगा उसे आज भी लगभग लगभग 10 लाख पे ही दिखाओ आप, लेकिन ऑब्वियसली रियल लाइफ में तो उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 लाख हो चुकी है। तो इस तरह की चीजों को इग्नोर करवाता है, हालांकि इसके कुछ अपने सर्टेन कारण होते हैं, बट ठीक है, अभी तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मेरे बाबू ये याद रखिएगा अच्छे से कि प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करता है अकाउंट्स। अकाउंट जो कि चलता है वो हिस्टोरिकल वैल्यू बेसिस पे चलता है, जो पास्ट वैल्यूज हैं उनके बेसिस पे चलता है। जितनी भी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है जिसे कि आप पैसे की दृष्टि से नहीं देख सकते उसको इग्नोर करता है। कई बार विंडो ड्रेसिंग भी हो जाती है अकाउंटिंग में। विंडो ड्रेसिंग मतलब मैनिपुलेशन इन अकाउंटिंग, कि आप अकाउंटिंग में फेरबदल कर देते हो, अपने फायदे के लिए चेंजेस कर देते हो, तो ऐसे करके कुछ बातें हो जाती हैं। लिमिटेशन, देन उसके बाद में बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग, मोस्ट एंड मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है जी, जो उम्मीद करता हूं ज्यादातर सबको याद भी होगा कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग तो एक गाथा है, अकाउंटिंग तो एक कहानी है, बहुत लंबी कहानी है, जहां हम डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइजिंग करते हैं, एनालिसिस इंटरप्रिटेशन करते हैं। बस बुक कीपिंग एक छोटा स्टेप है, एक काफी छोटा स्टेप है, जहां हम डेटा को सिर्फ और सिर्फ मेनली रिकॉर्ड करते हैं। तो कहने को कह सकते हैं कि ये एक तरीके का सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग फेज माना गया है, रिकॉर्डिंग फेज माना गया है, जबकि इसको न यहां पर तो इसको हम बोलते हैं कि ये तो समराइजिंग फेज है, ठीक है जी। यहां पर आगे चलकर हम इंटरप्रिटेशंस वगैरह भी करते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें हैं, ठीक है। ये काफी हद तक शुरुआती स्टेज होती है, यहां पर खाली डेटा की रिकॉर्डिंग ही होती है, ये प्राइमरी स्टेज है, ये शुरुआती स्टेज है, जबकि ये तो सेकेंडरी स्टेज है। इवन सेकेंडरी स्टेज क्या कहें, जहां बुक कीपिंग खत्म होती है, जहां से तुम्हारी सोच खत्म होती है वहां से शुरू होती है, तो जहां से बुक कीपिंग खत्म होती है वहां से अकाउंटिंग शुरू होती है। तो ये एक सेकेंडरी स्टेज के तौर पर देखा जाता है। आमतौर पर बुक कीपिंग करना यानी सिर्फ डेटा को रिकॉर्ड करना, ये कोई खास टेक्निकल काम नहीं है। तो इस तरह के काम करने के लिए ये पहली बात तो रूटीन इन नेचर काम है, ठीक है जी, कोई खास टेक्निकल काम नहीं है, रूटीन इन नेचर काम है, और इसके लिए कोई खास स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं है। जबकि ये जो काम है ये कुछ हद तक एनालिटिकल इन नेचर है, ये जो काम है ये कुछ हद तक एनालिटिकल इन नेचर है, और इसके लिए कुछ स्पेशल स्किल्स की जरूरत लगने वाली है मेरे बाबू। जूनियर स्टाफ कर लेगा जी इसको, तो कुछ खास स्किल की जरूरत नहीं है, जूनियर स्टाफ करेगा इसको तो सीनियर स्टाफ करेगा। जो बुक कीपिंग है वो तो सिर्फ और सिर्फ जो फाइनेंशियल कंडीशन है इसकी पूरी तरीके से जानकारी नहीं देता, क्योंकि बेसिकली सिर्फ डेटा रिकॉर्ड ही किया जाता है। अकाउंटिंग के अंदर तो डेटा रिकॉर्ड होने के बाद फर्दर एनालाइज भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो ये कंप्लीट पिक्चर दिखा देता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। पेपर में इसका क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है, आपको ये 4-5 पॉइंट बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनदर टॉपिक, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, कितनी तरह की आपकी अकाउंटिंग होती है, तो 3 तरह की अकाउंटिंग होती है। ये नाम जरूर याद कर लेने भैया, कुछ याद हो या ना हो ये नाम जरूर याद करने, एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं इससे काफी। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जो किस चीज से कंसर्न है, जो कि रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा से कंसर्न है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग वगैरह वगैरह। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो है असरटेनमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट, कि आप भाई प्रोडक्ट बना रहे हो कितनी कॉस्ट में बनाओगे, पर यूनिट की कॉस्ट कितनी बनेगी। आपका पेन का बिजनेस है, एक पेन को बनाने में कितना खर्चा लगेगा, तो ये कैलकुलेट करना कॉस्ट अकाउंटिंग। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कुछ ऐसे टूल्स की बातें करते हैं जिसमें हम डेटा को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि मैनेजमेंट को काफी मदद मिलती है अपनी डिसीजन मेकिंग लेने के लिए। कुछ हद तक जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होगी वो आप क्लास 12th में पढ़ोगे। ऑब्वियसली इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम ज्यादा एनालिसिस का काम करते हैं मेरे बाबू। तो ये टाइप ऑफ अकाउंटिंग भी कह सकते हो आप, सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग भी कह सकते हो। अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग कौन से होते हैं, कितने तरह के होते हैं, तो पहली बात तो यही याद रखनी है आपको कि 2 तरह के होते हैं सर जी, हैं 2 तरीके के होते हैं, एक इंटरनल यूजर और एक एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर जो आपके बिजनेस के अंदर के हैं, बिजनेस के अंदर मतलब जो ओनर है भाई अकाउंटिंग का यूज करता है। अकाउंटिंग यूजर कौन होते हैं, जो अकाउंटिंग को यूज करते हैं, तो ओनर है। इसके अलावा जो मैनेजमेंट है ये बेसिकली आपके इंटरनल यूजर, इन्हें बिजनेस के अंदर की सारी जानकारियां होती हैं, दैट्स व्हाई ये आपके इंटरनल यूजर की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा जो भी बाहरी लोग हैं, बाहरी लोग मतलब जो आपके डेटर हैं, जो आपके क्रेडिटर हैं,
तो ये जितने भी भारी लोग हैं ये भी कभी कभी आपके अकाउंटिंग का यूज करते हैं, इवन जो आपके एम्प्लॉइज हैं। अब देखो एम्प्लॉइज इज द डिबेटेबल मैनर कि ये आपके इंटरनल है या एक्सटर्नल है, क्योंकि इन्हें कई बार बिजनेस के अंदर की जानकारी भी रहती है, तो इनको इंटरनल भी कहने को कह सकते हैं, बट अब बुक्स के अंदर इन्हें एक्सटर्नल बोला गया है और काफी हद तक सही भी है, क्योंकि इन्हें बहुत ज्यादा इन डेप्थ अंदर की जानकारियां नहीं होती। खैर, तो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि जो एम्प्लॉइज हैं वो आपके एक्सटर्नल यूजर ही हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है, टैक्स अथॉरिटीज हैं, ठीक है, गवर्नमेंट भी भाई अक्सर हमारी अकाउंटिंग का यूज करती है कि आपने टैक्स सही जमा कराया है कि नहीं जमा कराया है, ऐसे करके, ठीक है। जो रिसर्चर्स हैं तो वो सब के सब आपके कहाँ आने वाले हैं, यहाँ आने वाले हैं, ठीक है जी। जो इन्वेस्टर्स हैं जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर, तो वो भी सब एक्सटर्नल यूजर की कैटेगरी में है। आपको सिर्फ ये यूजर्स के नाम जरूर अच्छे से याद होने चाहिए, एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं मेरे बाबू। इसके अलावा हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है कैसी होनी चाहिए, हमारा नेता कैसा हो, जैसा क्या नेता छोड़ो, हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसी हो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसी चमचमाती हुई बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, जिसके अंदर रिलायबिलिटी हो, विश्वसनीयता हो, जिसके अंदर रिलेवेंस हो, यानी कि डेटा टाइमली रिकॉर्डेड होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी हो, यानी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर आपको फॉलो नहीं करने, कंपेरेबिलिटी हो, यानी ईयर बाय ईयर आपका डेटा एक जैसा होना चाहिए सो दैट आप कंपैरिजन कर सको। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, टॉपिक क्या है कि अकाउंटिंग का डेटा कैसा होना चाहिए। तो चार तरह की आपकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। रिलायबिलिटी, यानी कि जो भी आप डेटा रिकॉर्ड कर रहे हो वो सारा का सारा वेरीफाइड होना चाहिए, सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे रिकॉर्ड होना चाहिए। एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन आता है कि अगर अकाउंटिंग की जा रही है सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे तो कौन सी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स रिफ्लेक्ट हो रही है, तो आप बोलोगे रिलायबिलिटी रिफ्लेक्ट हो रही है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हाँ भाई किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अकाउंटिंग इस तरह से हो रही है, जो इंफॉर्मेशन है वो टाइमली मैनर में अवेलेबल है सभी के सभी यूजर्स को, तो कौन सी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एस्टेब्लिश हो रही है, तो रिलेवेंस। अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर फॉलो नहीं किए जा रहे, यानी कि इंफॉर्मेशन इस तरीके से प्रेजेंट की जा रही है कि हर एक उसे समझ पा रहा है, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर नहीं फॉलो किए जा रहे, तो अंडरस्टैंडेबिलिटी मौजूद है। कंपेरेबिलिटी मतलब आपने इस तरीके से दिखाया है चीजों को कि प्रीवियस ईयर फिगर को आप आराम से कंपेयर कर पा रहे हो। इस तरह का क्वेश्चन कई बार आता है कि आप कॉमन मेथड अपना रहे हो, कॉमन फॉर्मेट अपना रहे हो, तो कौन सी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कंपेरेबिलिटी आपकी एग्जिस्ट कर रही है। तो ये चार नाम याद रखने हैं और ऑब्वियसली इनके बेस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इनकी अंडरस्टैंडेबिलिटी अच्छे से होनी चाहिए, सभी की अंडरस्टैंडेबिलिटी अच्छे से होनी चाहिए, तब जाके हम इसका क्वेश्चन कर पाते हैं। इसके अलावा देन कहने को कह सकते हैं चैप्टर नंबर 2 का कंटेंट शुरू हो जाता है हमारा, जहां पर काफी सारी अकाउंटिंग टर्म्स आती चली जाती हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ टर्म्स का मीनिंग ही याद रखना है, जैसे अकाउंट क्या है, कैपिटल क्या है, ड्राइंग क्या है। अब देखो यहां पर टर्म्स तो आपकी बहुत सारी आ जाती हैं, लेकिन कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो कि आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और कुछ ऐसी जो थोड़ी कम। आपको मीनिंग हर चीज का मालूम होना चाहिए, लेकिन जो बैठ बैठ के याद करना है वो कुछ टर्म्स आपको याद करनी है, और लिटरली कुछ टर्म्स तो ऐसी हैं जिनका लगभग आना तय ही है, आएगी ही आएंगी, तो भैया उनको तो जरूर अच्छे से बैठ के याद कर लें। आमतौर पर अकाउंट की डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं आती है आपके एग्जाम में, लेकिन फिर भी याद कर सकते हो कि एक ऐसा पर्टिकुलर हेड होता है जिसके अंदर हम कोई भी डेबिट और क्रेडिट, कैश या क्रेडिट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। कैपिटल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। कैपिटल आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कैपिटल क्या है, बिजनेसमैन बिजनेस में जो भी पैसा लगाता है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस, तो ये आपका कैपिटल है, और इसी को ही हम ओनर इक्विटी भी कहते हैं मेरे बाबू, याद रखना। नेट एसेट्स भी कहते हैं। नेचर वाइज ये क्या होता है, लायबिलिटी होता है। किस प्रिंसिपल के अनुसार होता है, तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अनुसार होता है। देखो मैं तो कम वक्त में ज्यादा बातें बोलनी है तो जल्दी जल्दी बोलूंगा, तो ध्यान रखिएगा जितनी भी जरूरी बातें बोल रहा हूं सभी एग्जाम में आने लायक बातें हैं। एक एक जो सेकंड है, एक एक जो मिनट है वो आपका कीमती है, तो उसको यूटिलाइज करना है। तो जितनी भी मैं बातें बोल रहा हूं तो इनको लिख लीजिएगा जरूर। तो क्या कह रहा था मैं, कैपिटल नेचर वाइज क्या है, लायबिलिटी है, कौन से प्रिंसिपल के अनुसार है, तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अनुसार है। इसके अलावा ड्राइंग्स क्या होता है, जैसे कैपिटल का मतलब बिजनेस में पैसा लगाना, तो ड्राइंग का मतलब होता है बिजनेस से पैसा विड्रॉल कर लेना, पैसा विड्रॉल कर लेना, गुड्स विड्रॉल कर लेना, कुछ भी विड्रॉल करोगे तो वो आपका ड्राइंग्स क्या है, लाता है। इसके अलावा लायबिलिटी क्या होती है, तो किसी भी तरह की फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन या डेट आपके ऊपर है तो वो आपकी लायबिलिटी है। कितने तरह की होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कितने तरह की होती है, तो दो तरीके की होती है। करंट लायबिलिटी, दैट मींस शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, यानी ऐसी लायबिलिटी जो कम अवधि के लिए है, ऐसी लायबिलिटी जो कि कम अवधि के लिए है। नॉन करंट लायबिलिटी जो कि लॉन्ग टर्म के लिए है, एक साल से ज्यादा के लिए है। क्रेडिटर वगैरह जो होते हैं वो आपके करंट लायबिलिटी में आ जाते हैं। क्रेडिटर हुआ, बिल पेबल हुआ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हुआ, जबकि लोन वगैरह जैसी चीजें लंबे वक्त में आप पे करते हो तो वो आपकी नॉन करंट लायबिलिटी में
आती है मेरे बाबू। ऐसे ही एसेट्स का क्लासिफिकेशन, आपकी कोई भी प्रॉपर्टी जो आप ओन करते हो, ऐसी कोई भी चीजें जो आपको बिजनेस करने में मदद कर रही हैं, तो आपके एसेट्स कहलाते हैं। एग्जांपल यहां पर भी वही हुए हमारे नॉन करंट, यानी कि ऐसे एसेट्स जो कि नॉन करंट वर्ड का मतलब ही होता है लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म में आपको फायदा देंगे। शॉर्ट करंट मतलब शॉर्ट टर्म में जो फायदा देंगे। एग्जांपल आपको जरूर अच्छे से पता होने चाहिए। आपने कोई भी लैंड खरीदी है, वो ऑब्वियसली नॉन करंट एसेट है, लंबे वक्त में फायदा देगी। आपकी कोई भी बिल्डिंग है, आपकी कोई भी मशीन है, आपकी कोई भी फर्नीचर है, और ऑब्वियसली बात है कि इसमें इंटेंजिबल एसेट जैसे कि गुडविल है, जैसे कि पेटेंट है, जैसे कि कॉपीराइट है, ठीक है जी। तो सारी बातें लिख नहीं रहा हूं मैं, ओरल सारी सारी लगभग बातें बोल रहा हूं। तो लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, ये टेंजिबल एसेट है, वो भी यहीं पर आएंगे। और साथ ही साथ जो आपके इंटेंजिबल एसेट जैसे गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, तो वो भी आपके यहीं पर आएंगे। करंट एसेट के अंदर जो भी आपका अवेलेबल कैश बैलेंस है, जो भी आपका अवेलेबल बैंक बैलेंस है, जो भी आपका स्टॉक आपका अवेलेबल है आज की डेट में, जो भी आपके डेटर्स हैं, अगर आपका कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस है, तो वो आपके सबके सब यहां करंट एसेट के अंदर आने वाले हैं मेरे बाबू, या कोई एक्रूड इनकम है आपकी। इसके अलावा एक ये टर्मिनोलॉजी है जो आजकल टीचर लोगों की फेवरेट बन बैठी है, फिक्टिशियस एसेट। क्या होता है ये फिक्टिशियस एसेट? तो ये होते हैं नकली एसेट। तो हैवी अमाउंट ऑफ लॉस, कई बार किसी बिजनेस के अंदर अगर हैवी अमाउंट ऑफ लॉस हो जाते हैं, तो किन्हीं कारणों से, किन्हीं टेक्निकल कारणों से, जिन चीज का कारण आपको बाद में समझ में आएगा, फिलहाल तो आपको इनका मीनिंग अच्छे से रिटेन करके रखना है। हैवी अमाउंट ऑफ लॉस, वेरी वेरी बिग ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉसेस को किन्हीं कारणों की वजह से आप एसेट बोलना शुरू कर देते हो, बट ये तो लॉस है। लॉस को कैसे एसेट बोल सकते हो? तो इसीलिए इन्हें फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं, नकली एसेट बोलते हैं। तो ऐसे लॉसेस जो एक साल में राइट ऑफ नहीं कर सकते यार, जिनका लेना देना जो कि है मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड से है, तो उन्हें पुकारते हैं हम फिक्टिशियस एसेट। इसके एग्जांपल के लिए आप डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये याद रख सकते हो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। और इसके अलावा एडवर्टीजमेंट, हैवी अमाउंट ऑफ, ठीक है जी, याद रखिएगा, हैवी अमाउंट ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। और एक टर्मिनोलॉजी होती है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जिसका मतलब होता है कि कंपनी की इनकॉर्पोरेशन से पहले हमने जितने भी पैसा खर्च किया है, वो सबका सब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, तो वो भी हैवी अमाउंट का होता है, तो वो भी आपका फिक्टिशियस एसेट। तो हैवी अमाउंट ऑफ लॉस जिसका लेना देना एक से ज्यादा सालों के लिए रहता है, तो वो आपका फिक्टिशियस एसेट रहता है मेरे बाबू। आगे एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा, आपकी जेब से कोई भी पैसा खर्च हो रहा है, यानी कि कैश आउटफ्लो हो रहा है, तो वो आपका एक्सपेंडिचर है। अगर आपको बेनिफिट शॉर्ट टर्म के लिए मिलेगा, यानी कि विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड के लिए मिलेगा, यानी ये एक ऐसा खर्चा जिसका जो बेनिफिट है वो आपका एग्जॉस्ट हो रहा है विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड, तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट मिल रहा है, यानी आप बड़े बड़े कोई एसेट खरीद रहे हो, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो लगभग बीच की बात है, यानी कि ऐसा भी नहीं है कि विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड बेनिफिट खत्म हो रहा है, और ऐसा भी नहीं है बहुत लंबे वक्त के लिए बेनिफिट मिल रहा है। तो बेसिकली ऐसे सिचुएशन में उसे कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी ये कुछ और नहीं बल्कि फिक्टिशियस एसेट का ही दूसरा नाम है, ऐसे करके समझ सकते हो आप। तो ये क्या है? ये नेचर वाइज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन इसका जो बेनिफिट है, जो ये रिटर्न ऑफ किया जाता है, ये मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में रिटर्न ऑफ किया जाता है। तो ये होता है आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेरे बाबू। रिसीट, तो रिसीट्स के अंदर ऐसी रिसीट जो कि बार बार मिलती हैं, ऐसे रिसीट जिनसे जो फायदा होने वाला है वो आपको शॉर्ट टर्म के लिए ही रहेगा, तो वो आपकी रेवेन्यू रिसीट है। ऐसे रिसीट जो कि लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है, आपने कोई एसेट वगैरह बेच दिया है, ठीक है, बड़ी अमाउंट में पैसा मिलेगा, तो बार बार होने वाला पैसा बिजनेस ऑपरेशन से, यानी कि आपने जैसे गुड्स वगैरह सेल कर दिए, तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आपने जो भी कर रहे हो, आप सेल ऑफ गुड्स कर रहे हो, सेल ऑफ सर्विसेज कर रहे हो, वो रेवेन्यू रिसीट है। इसके अलावा आपने अचानक से कोई एसेट बेच दिया, फर्नीचर बेच दिया, मशीन बेच दी, तो आपकी कैपिटल रिसीट है। आपने लोन वगैरह ले लिया तो भी पैसा आ रहा है, तो वो भी आपकी कैपिटल रिसीट की कैटेगरी में आती है मेरे बाबू। आगे इनकम और एक्सपेंस। अब देखो इनकम का मतलब यहां चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम किससे निकालते हैं? प्रॉफिट से निकालते हैं टेक्निकली, ठीक है जी। तो इनकम का क्या मतलब होता है? तो जरा आराम से, कुछ नहीं, काफी ज्यादा आसान भाई। आप अपने रिवेन्यू मतलब जो भी आपने ओवरऑल कमाई की है, उसमें से अगर आप अपना खर्चा माइनस कर देते हो, तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो आपकी इनकम कहलाती है। एक्सपेंस तो हम जानते ही हैं, ऐसी कोई भी कॉस्ट जो कि आप अपनी इनकम जनरेट करने के लिए खर्च कर रहे हो, यानी इन शॉर्ट जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो कि आपके शॉर्ट टर्म में बेनिफिट देता है, वो सारे के सारे आपके एक्सपेंस कहलाते हैं। कैश में आप पेमेंट कर रहे हो, सैलरी की, वेजेस की, ये सारे के सारे आपके एक्सपेंस ही तो हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी कि आपके एक्सपेंस इनकर तो हो गए हैं, लेकिन वो अभी तक पेंडिंग है, वो अभी तक आपने पे नहीं किए हैं, तो वो आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाते हैं। नेचर वाइज ये आपकी लायबिलिटी रहती है। प्रीपेड एक्सपेंस की आपने एक्सपेंस को एडवांस में ही पे कर दिया है, भविष्य में फायदा मिलेगा, नेचर वाइज एसेट कहलाता है। प्रॉफिट वर्सेस गेन,
प्रॉफिट वर्सेस गेन। अगर आप कोई भी फायदा कमा रहे हो अपनी बिजनेस की आम तौर पर होने वाली एक्टिविटी से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, तो अगर आप फायदा जनरेट कर रहे हो अपने नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज से तो आपका प्रॉफिट कहलाएगा। और अगर आप इरेगुलर एक्टिविटी, अब देखो एसेट वगैरह का बेचना कोई रेगुलर एक्टिविटी तो नहीं है, तो अगर इस तरह की इरेगुलर एक्टिविटी से आप कोई भी फायदा कमा रहे हो तो वो आपका गेन कहलाता है। लॉस का मतलब तो हम जानते हैं, लॉस रेफर्स टू दैट सिचुएशन जहां पर जो एक्सपेंस है वो आपके ओवर एंड अबव यानी कि ज्यादा हो जाते हैं एज कंपेयर टू योर रेवेन्यू, यानी कि आपकी इनकम से, यानी कि आपके फायदे से, यानी कि आपने जितना कमाया उससे। इसके अलावा परचेज का मतलब गुड्स का खरीदना, सेल्स का मतलब गुड्स का बेचना, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब आप अपने नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस कर रहे हो और उससे रेवेन्यू अर्न कर रहे हो, इसमें से सेल्स रिटर्न को डिडक्ट कर रहे हो तो ये आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहलाता है। गुड्स जिस चीज का आपका बिजनेस है वो सामान, स्टॉक जितना भी आपके पास साल के अंत पर बचा है यानी कि आपका टेंजिबल एसेट्स है, और जो आप हेल्ड कर रहे हो एट द एंड ऑफ द ईयर, जो आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में बेचोगे तो वो आपका स्टॉक कहलाता है, इन्वेंट्री कहलाता है एट द एंड ऑफ द ईयर। ट्रेड रिसीवेबल अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, ट्रेड रिसीवेबल। भैया आपका डेटर कौन होते हैं? ऐसे लोग जिनसे आपको पैसे लेने हैं। उम्मीद करता हूं सबने अकाउंटिंग पूरी पूरी पढ़ी हुई है, इतना बेसिक सी बात तो हमें याद ही है कि डेटर वो लोग होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना है, ठीक है जी। और बिल रिसीवेबल वो जिनसे हमें पैसा लेना है लेकिन ये रिटर्न में कार्यवाही होती है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, तो इन दोनों को मिला के बनता है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या है? ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू डेटर प्लस बीआर, यानी कि ऐसे लोग जिनसे ओरल बातें हुई हैं वो डेटर, ऐसे लोग जिनसे रिटर्न में कार्यवाही हुई है वो बिल रिसीवेबल। फॉर एग्जाम्पल मैंने 50 लोगों को मार्केट में उधार में सामान बेचा, 50 में से मैंने 30 से मुंह जमानी बातें की, तो जो 30 से मुंह जमानी बातें की वो डेटर हैं। जो 20 से अगर मैंने रिटर्न में एक एग्रीमेंट बनवा लिया कि हाँ भैया आप पैसा वगैरह दोगे, तो वो 20 जो लोग हैं वो हैं आपके बिल रिसीवेबल। तो दोनों को मिला के क्या बन जाएगा? ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं? 50। डेटर कितने हैं? 30, क्योंकि ओरल बातें मेरी 30 लोगों से ही हुई हैं, और 20 लोगों से जिनसे रिटर्न में बातें हुई हैं वो हैं आपके बिल रिसीवेबल। खैर ऐसे ही ट्रेड पेबल। क्रेडिटर कौन लोग होते हैं? जो जिन लोगों को आप पेमेंट करोगे, यानी कि उन्हें फायदा मिल गया है लेकिन अभी तक उन्होंने पेमेंट नहीं की है, वो कहीं भी आपसे पैसा क्लेम कर सकते हैं। बिल पेबल भी बिल्कुल वही बात है कि आप पैसा पे करोगे अगेंस्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो कि एक्सेप्ट कर लिया है आपने मंजूरी दे दी है, और इन दोनों को ही मिला के आपका क्रेडिटर और बीपी को मिला के ट्रेड पेबल बनता है। आगे 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 आगे। कॉस्ट का मतलब ऐसा कोई भी खर्चा जो आपने इनकर किया है, एट्रीब्यूट किया है टुवर्ड अ स्पेसिफिक आइटम। वाउचर, भैया ये तो पूरा पूरा चैप्टर भी है आपका, कि एक रिटर्न में डॉक्यूमेंट बनाते हो जिसके अंदर आप ये डिस्क्राइब करते हो कि विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। और देखो यहां बीच में मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई थी, बीच में थोड़ी सी गति बढ़ाई थी, क्योंकि ये जो जितनी भी बीच बीच में टर्म्स आ रही थी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। ऑब्वियसली बात है कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट होगा वहां ज्यादा वक्त लगाऊंगा मैं, ज्यादा रुक रुक के बोलूंगा मैं, लेकिन जो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, जिसके एग्जाम में आने की काफी कम चांसेस हैं, तो वहां तो भैया जल्दी से फटाफट से भाग के निकल जाएंगे। पेपर का वक्त है, हर चीज पे टाइम नहीं लगा सकते हम। तो जरा आराम से, वाउचर एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट है जहां डेबिट और क्रेडिट हम लिखते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए। और वाउचर कितने तरह के होते हैं वो तो हम जानते हैं, और आमतौर पे वाउचर के लिए कोई ना कोई सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, जैसे कि कैश मेमो वगैरह जो सेलर देता है कैश परचेजेस के लिए, ऐसे करके। जैसे कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन के केस में आपको इनवॉइस मिलता है, ऐसे करके बातें हैं। अनदर बात, डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब कि भैया आपका जो दाम होगा वो कम हो जाएगा, यानी कि रिडक्शन इन प्राइस को कहते हैं हम डिस्काउंट। अब कितने तरह के डिस्काउंट होते हैं? तो दो तरह के डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है, कौन सा डिस्काउंट होता है? जो क्वांटिटी बेस्ड दिया हुआ होता है। हम दुकान पे गए, हमने कहा कि भैया दाम थोड़ा कम लगा लो, उसने कहा कि हाँ कम से कम इतनी यूनिट तो आपको खरीदनी पड़ेगी तब जाके मैं दूंगा। तो जब कहीं भी रिडक्शन इन प्राइस हो रहा है, किस वजह से कि भाई जो सामने वाला पर्सन है वो कह रहा है कि सर्टेन क्वांटिटी इतनी तो आपको खरीदनी पड़ेगी तब जाके आपको मिलेगा। हमें ये बात याद होनी चाहिए कि ये जो ट्रेड डिस्काउंट है इसका कोई भी अकाउंट ओपन नहीं किया जाता, बल्कि परचेज और सेल्स में से ही इसे रिकॉर्ड कर देते हैं, यानी कि माइनस कर दिया करते हैं। इसका अलग से कोई भी अकाउंट ओपन नहीं करते हैं। कैश डिस्काउंट जो कि होता है कि हम थोड़ा सा और बोलते हैं सामने वाले पर्सन को कि भैया डिस्काउंट दे दो, वो कह देता है कि अगर आप अभी के अभी पेमेंट कर दोगे तो मैं डिस्काउंट दे दूंगा, नहीं करोगे तो नहीं दूंगा। तो टाइमली पेमेंट अगर कर दोगे तो मैं आपको कैश डिस्काउंट दे दूंगा, नहीं करोगे तो नहीं दूंगा। और इसको तो हम अलग से एक्सपेंस या अपनी इनकम मान लेते हैं, वो तो डिपेंड करता है कि हमें किस वक्त पे डिस्काउंट की बातें चल रही हैं। सेल के वक्त पे ऑब्वियसली नुकसान यानी कि एक्सपेंस होगा, और परचेज के वक्त ये आपका फायदा यानी कि इनकम होने वाली है। इसके अलावा बैड डेट्स मतलब ऐसे डेटर जो हमें धोखा दे गए हैं,
ऐसे डेटर्स जो हमें धोखा दे गए, यानी कि ऐसी अमाउंट रिकवरेबल जो अब इरिकवरेबल हो गई, यानी कि सामने वाला पार्टनर जो पर्सन है वो इंसॉल्वेंट वगैरह हो गया। नेचर वाइज क्या होता है, लॉस होता है, ऑब्वियसली पैसा डूब गया आपका। तो ये चीज, बैलेंस शीट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन रिफ्लेक्ट होती है, सारे के सारे एसेट्स और लायबिलिटी हम लोग शो करते हैं। बुक वैल्यू, जितनी भी वैल्यू हमारी अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड की जाती है उसी को हम बुक वैल्यू कहते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हमारे ये जो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जर्नल है, लेजर है, कैश बुक, सब्सिडरी बुक, ये सब के सब मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितना आपने सामान बेच दिया उसकी कॉस्ट कितनी है, तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। डेबिट और क्रेडिट तो अकाउंटिंग की दो साइड है, जिसमें किसी भी एक अकाउंट की लेफ्ट साइड को हम डेबिट कहते हैं, राइट साइड को हम क्रेडिट कह दिया करते हैं मेरे बाबू। तो इसी के साथ सबसे आखिरी चीज डेप्रिसिएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। डेप्रिसिएशन क्या होता है जी? डेप्रिसिएशन तो डेप्रिसिएशन रेफर्स टू फॉल इन अ वैल्यू ऑफ एसेट। भाई आप एसेट खरीदोगे, पुराना होगा, घिसावट लगेगी, पुराना होगा, मार्केट में नई नई तरीके के डिजाइन के एसेट आएंगे, नई नई तरीके की टेक्नोलॉजी के एसेट आएंगे, तो पुराने की तो कीमत गिरेगी ही गिरेगी। तो कारण क्या हो सकता है? यूसेज, इस्तेमाल करना, पैसेज ऑफ टाइम, वक्त का बीत जाना, या फिर ऑब्सोलिसेंस। ऑब्सोलिसेंस मतलब टेक्नोलॉजिकली डिग्रेडेशन। तो बेसिकली ये होता है डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। अलोकेशन ऑफ कॉस्ट की, आप थोड़ा थोड़ा अपने फिक्स एसेट की कॉस्ट को अलोकेट कर रहे हो सेम अकाउंटिंग ईयर में, तो ये होता है आपका डेप्रिसिएशन। एंटिटी मतलब ऑर्गेनाइजेशन, एंट्री मतलब जो हम रिकॉर्ड करते हैं, इंसॉल्वेंट मतलब वो पर्सन, एक ऐसे पर्सन की स्थिति जिसमें वो अपने डेट्स को पे करने में असमर्थ रहता है। प्रोप्राइटर मतलब बिजनेसमैन। रिबेट मतलब एक तरह का डिस्काउंट ही, जहां पर हम रिडक्शन इन प्राइस कर देते हैं, बट यहां गुड्स की क्वालिटी में कुछ कमी होती है जिसकी वजह से हम दाम कम करते हैं। सॉल्वेंट मतलब भाई इंसॉल्वेंट एक ऐसा पर्सन जो अपने डेट्स को पे नहीं कर सकता, तो इंसॉल्वेंट मतलब एक ऐसा पर्सन जो अपने डेट्स को पे करने की स्थिति में है। तो ऐसे करके बातें हो गई, ठीक है जी। तो इसी के साथ में अब आगे, और अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें, जरूरी बातें, चैप्टर नंबर 3 की बातें, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बातें। तो चैप्टर नंबर 2 की तो बातें हो गई। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, अब सभी प्रिंसिपल्स के अंदर उम्मीद करूंगा ये तो याद ही होगा कि लिमिटेड कुछ एक बातें थी हमारी, हर प्रिंसिपल कुछ एक बातें कहता था, शॉर्ट में ही कवर करके चलूंगा, आप डिटेल में जरूर इसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता था कि बिजनेसमैन और बिजनेस अलग अलग चीजें हैं, और जो अकाउंटिंग करके चलेंगे वो हम बिजनेस के हिसाब से करेंगे, बिजनेसमैन के हिसाब से नहीं। इसी ही प्रिंसिपल के अनुसार जो आपकी ओनर के द्वारा लगाया गया पैसा लायबिलिटी कैपिटल कहलाती थी। तो जरा ये वाली बात याद रखना। इसके अलावा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट जो कहता था सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजैक्शन जो मनी के टर्म में नापी जा सकती हैं, देखी जा सकती हैं, सिर्फ उन्हीं को आपको रिकॉर्ड करके चलना है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। नॉन मॉनेटरी चीजें, जैसे कि अगर कोई लड़ाई झगड़े हो गई हैं या फिर एम्प्लॉय लोगों की काबिलियत है, यानी कि जो भी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं, तो उनको हम रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज एम्प्लॉइज हमारे, वैसे तो वो एसेट है लेकिन उनको हम रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं जो भी हमारा एसेट है, तो उन्हें रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। डिसऑनेस्ट एम्प्लॉइज हैं जो हमारी टेक्निकली हमारे ऊपर एक बर्डन है, बट उनको रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कुछ ये कहता था। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट कि टोटल लाइफ ऑफ द बिजनेस को तोड़ देंगे हम छोटे छोटे हिस्सों में, सो दैट एट द एंड ऑफ द ईच इंटरवल हम लोग अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकें। और इसी ही प्रिंसिपल के अनुसार जो हमारा फाइनेंशियल ईयर बनता है 31 मार्च तक, जो शुरू होता है 1 अप्रैल से। तो याद रखना है ये वाली बात भी प्लीज। फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट जो कहता था जितनी भी मटेरियल और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उन्हें फुल्ली डिस्क्लोज यानी शो जरूर करना है आपको, जो आपके अकाउंटिंग यूजर के डिसीजन मेकिंग को इंपैक्ट कर सके। मेटीरियलिटी प्रिंसिपल की एक चीज किसी एक पर्सन के लिए मेटीरियल हो सकती है और किसी दूसरे के लिए नहीं। तो व्हाट इज मेटीरियल एंड व्हाट इज नॉट, इस बारे में बात करता है मेटीरियलिटी प्रिंसिपल कि आमतौर पर कोई भी एक पर्टिकुलर फिगर 50,000 रुपए की किसी एक बड़े बिजनेसमैन के लिए बहुत छोटी चिंती फिगर होगी, जबकि एक छोटे बिजनेसमैन के लिए 50,000 रुपए एक बहुत बड़ी कीमत होने वाली है। तो मेटीरियलिटी प्रिंसिपल की व्हाट इज मेटीरियल एंड व्हाट इज नॉट, तो आमतौर पर कोई भी चीज अगर अकाउंटिंग यूजर की डिसीजन मेकिंग को इंपैक्ट करे तो वो मेटीरियल है, और अगर नहीं तो मेटीरियल नहीं है मेरे बाबू। प्रूडियंस कंसेप्ट जो कहता है कि डू नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर प्रॉफिट एंड गेन, यानी कि भविष्य के प्रॉफिट और गेन्स का अंदाजा लगाना बंद करें, और जबकि प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, तो भविष्य के फायदों को इग्नोर करें, भविष्य के लॉसेस को जरूर रिकॉर्ड करके चलें। जो स्टॉक वैल्यूएशन प्रिंसिपल है कि स्टॉक को हम वैल्यू करते हैं हमेशा कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, तो ये कुछ और नहीं बल्कि
कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, प्रूडियंस कंसेप्ट का ही एग्जांपल है, जो हम प्रोविजन वगैरह जितने ही बनाते हैं, यानी कि फ्यूचर में नुकसान का एंटिसिपेशन करके पहले से ही हम सेविंग करते हैं, प्रोविजन बनाते हैं, तो ये भी हमारे प्रूडियंस कंसेप्ट का एप्लीकेशन है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, जहां हम एज्यूम करके चलते हैं कि एंटरप्राइज जो कि है इनडेफिनेट लाइफ का है, उसका फाइनाइट टाइम स्पैन नहीं है, अपकमिंग नियर फ्यूचर में वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, अपकमिंग नियर फ्यूचर में वो अचानक से बंद नहीं होगा, ये एज्यूम करके चलते हैं हम। कॉस्ट कंसेप्ट जो कहता है कि आपके जितने भी एसेट्स हैं उनको आपको उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, भाई जितना भी आपने उन्हें एक्वायर करने के लिए, खरीदने के लिए आपने पे किया है, उतने पर आप उसे रिकॉर्ड करो, और फर्दर चेंजेस इन मार्केट वैल्यू को आपको इग्नोर करके चलना है मेरे बाबू, याद रखिएगा। ये एग्जांपल दिया हुआ है, जरूर पढ़ सकते हैं आप। मैचिंग कंसेप्ट जो कहता है कि इन ऑर्डर टू फाइंड करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, इन ऑर्डर टू फाइंड करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, तो जितने भी आपके रेवेन्यू हैं और जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं उनको ध्यान से मैच करना चाहिए, सेम अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड होना चाहिए। यानी अगर कोई भी इनकम आपको मिल तो गई, बट वो तो एडवांस की है, यानी कि वो रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर है, तो उसको आपको नहीं रिकॉर्ड करना, या कोई भी एक्सपेंस है जो आपने एडवांस में पे कर दिया, प्रीपेड एक्सपेंस है, तो उसको आपको नहीं रिकॉर्ड करना। तो टेक्निकली बात यही है कि रेवेन्यू और एक्सपेंस को सही तरीके से मैचअप किया जाता है सेम अकाउंटिंग पीरियड में इन ऑर्डर टू फाइंड करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, तो ये कहता है मैचिंग कंसेप्ट। आगे ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट जो कहता है हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते वक्त हमेशा डबल इंपैक्ट होता है, विच आर नोन एज अ डेबिट एंड क्रेडिट, और दोनों की अमाउंट बिल्कुल आपस में बराबर रहती है, तो ये कहता है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। इसी ही कंसेप्ट की वजह से हम अपनी अकाउंटिंग को डबल एंट्री सिस्टम, इसी ही कंसेप्ट की वजह से हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल का जन्म होता है। आगे कंसिस्टेंसी कंसेप्ट जो कहता है कि आप अपनी जितनी भी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, पॉलिसीज, मेथड्स हैं, वो आपने वंस एक बार सेलेक्ट किया, अडॉप्ट किया, तो उसको आप अप्लाई कंसिस्टेंटली करो, बार बार ईयर बाय ईयर आप उनमें बदलाव ना करें, अदरवाइज कंसेप्ट की वॉयलेशन हो जाएगी आपकी। एक्रूअल कंसेप्ट जो कहता है कि रेवेन्यू और कॉस्ट जैसी रिकॉग्नाइज हो जाएं, जैसी अर्न हो जाएं या जैसी इनकर हो जाएं, तो उनको तभी के तभी रिकॉर्ड कर लो, डज नॉट मैटर कि पैसा आप पे कब कर रहे हो, उन्हें आप इमीडिएटली रिकॉर्ड करो एज आउटस्टैंडिंग या एक्रूड के तौर पर। रेवेन्यू रिकॉग्निशन जो एक्रूअल कंसेप्ट का ही एक्सटेंशन है कि इनकम को ट्रीट करो आप बीइंग अर्न, कब, जब आपके पास उसे पैसा मिलने का हक आ जाए, तो ऑन डेट ऑन विच इट इज रियलाइज, यानी कि जिस मोमेंट पर आपके पास में हक आ जाता है, आपने सर्विस दे दी या गुड्स दे दिए, तो आप रेवेन्यू रियलाइज मान सकते हो, आप उसे रिकॉर्ड भी कर सकते हो। तो ऐसे करके बातें हैं। सबसे आखिरी वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट ठीक है पढ़ना तो चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव इन नेचर यानी अनबायस्ड इन नेचर होनी चाहिए। आप जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो वो किसी ना किसी तरीके से डॉक्यूमेंट के बेसिस पे होनी चाहिए, अपने फायदे के लिए, विंडो ड्रेसिंग के लिए, मैनिपुलेशंस के लिए, आपको अपने फायदे के लिए अकाउंटिंग नहीं करनी है। तो जो अकाउंटिंग है वो टाइमली होनी चाहिए, रिलेवेंट होनी चाहिए और डॉक्यूमेंट पे बेस्ड होनी चाहिए, सो दैट रिलायबिलिटी भी उसमें मौजूद रहे। देखो काफी जल्दी जल्दी मैंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोले हैं, अगर आपको डिटेल में चेक करना है तो उसकी इंडिविजुअल स्पेसिफिक जाकर वीडियोस जरूर देख लें। तो इसी के साथ में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की भी बातें खत्म। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो ये रिटन स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि हैं थोड़ी और डिटेल गाइडलाइंस रहती है एज कंपेयर टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल, वो जनरल गाइडलाइन है, स्पेसिफिकली अलग टॉपिक वाइज बनाई जाती हैं। तो ये रिटन में स्टेटमेंट्स होती हैं जो इशू की जाती हैं टाइम टू टाइम, कौन इशू करता है ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, CLO का जो इंस्टीट्यूट होता है वो ही इशू करते हैं इन सभी के सभी अकाउंटिंग को। लिखा भी इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशनल, जो कि नाम मैं बता चुका हूँ ICAI, तो वही इन्हें इशू करते हैं। तो ये और ज्यादा डिटेल गाइडलाइन रहती है, स्पेसिफिक गाइडलाइन रहती हैं, यूनिफॉर्म रूल्स बनाए जाते हैं सभी के लिए जिससे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक जैसी रहे। ये भी एक अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक कभी कभार पेपर में आ जाता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, तो जरा आराम से, जिससे कि अकाउंटिंग के अंदर यूनिफॉर्मिटी आ सके कि सभी के सभी एक जैसी अकाउंटिंग करें, जिससे कि रिलायबिलिटी जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग का, तो वो इंप्रूव हो सके, टू प्रिवेंट फ्रॉम फ्रॉड एंड मैनिपुलेशन, विंडो ड्रेसिंग थोड़ी कम हो पाए, टू हेल्प द ऑडिटर, ऑडिटर को अकाउंटिंग करने में, ऑडिटिंग करने में, जांच करने में थोड़ी मदद मिले। ऑडिटर कौन होते हैं मेरे बच्चा? तो जो अकाउंटिंग की जांच करते हैं वो होते हैं। इसके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही एक कदम और आगे IFRS भी एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जिसके बारे में थोड़ा कम है, रियल लाइफ में बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। IFRS जो एक तरह के अकाउंटिंग के रूल्स ही होते हैं इंटरनेशनल नेचर के, जिसके बेस पे हमारे IND AS भी बने हुए हैं।
तो ये भी क्या है, ये भी ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल रूल्स हैं जो कि इशू किए हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, आईएएस भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कि पर्पस क्या है, इनका भी पर्पस वही है जी, इंप्रूविंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कि ओवरऑल जो रिपोर्टिंग है उसको इंप्रूव करना, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छे तरीके से देख पाए, फ्रॉड कम से कम हो, तो इनका भी पर्पस हमारा लगभग लगभग वही है। इसकी फुल फॉर्म काफी बार एग्जाम में आ जाती है, तो ये फुल फॉर्म जरूर अच्छे से याद रखिएगा, काफी बच्चों के पेपर में इसकी फुल फॉर्म देखी जाती है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। मेनली हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं और आईएफआरएस के अंदर मेनली अंतर क्या है, तो ये प्रिंसिपल बेस्ड है, जबकि जो अकाउंटिंग है वो एकदम, जो एएस है वो जो है वो बिल्कुल रूल बेस्ड है, यानी जैसा कहा गया है वैसा ही तो करना है, और जो आईएफआरएस है वो प्रिंसिपल बेस्ड है, यानी कि जैसा होना चाहिए वैसा ही तो होगा, तो ऐसे करके। और जो आईएफआरएस है वो फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू का मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि मार्केट वैल्यू को ये मेनली कंसीडर करते हैं, यानी ये हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे नहीं चलते, जबकि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ये हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पर चलते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि एक लिमिटेशन होती है अकाउंटिंग की, वो हिस्टोरिकल बेस पे चलती है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में यही बातें हैं कि हिस्टोरिकल बेस पे चलना है, जबकि आईएफआरएस में लिखा हुआ है कि मार्केट वैल्यू बेस पे यानी फेयर वैल्यू बेस पे चलना है मेरे बच्चा। इसके अलावा देन चैप्टर नंबर 4 का एक वेरी वेरी मोस्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैश बेसिस वर्सेस एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जहां कुछ नहीं है, काफी ज्यादा आसान है कि भाई जो कैश बेसिस है उसमें हम कहते हैं कि जब कैश आएगा, जब कैश जाएगा तभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, जो कैश ट्रांजैक्शन है वो ही रिकॉर्ड होंगी, जबकि एक्रूवल बेसिस में हम कहते हैं कि चाहे कैश ट्रांजैक्शन हो, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, उधार की ट्रांजैक्शन हो, सभी रिकॉर्ड जरूर की जाएंगी, हर हाल में रिकॉर्ड की जाएंगी। हाँ, सरकार की तरफ से अगर बात करें कि कौन सा अलाउड है, कौन सा अच्छा है, तो वो एक्रूवल बेसिस है जो सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करवाता है मेरे बाबू। तो एक्रूवल बेसिस में कैश ट्रांजैक्शन भी आती है, क्रेडिट भी आती है, जबकि कैश बेस में ओनली कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, क्योंकि इसमें सभी तरह की ट्रांजैक्शन आती है, तो जो प्रॉफिट और लॉस हो वो सही तरीके से असरटेन हो पाता है, लेकिन इसमें प्रॉफिट और लॉस इतना सही तरीके से असरटेन नहीं हो पाता है। आमतौर पर इस मेथड में तो हम कैपिटल आइटम और रेवेन्यू आइटम में डिस्टिंक्शन करते भी हैं, जैसे कि हमने पीछे की थ्योरी में भी पढ़ा, जबकि यहां ऐसा कोई भी किसी भी तरीके का डिस्टिंक्शन नहीं होता, सब एक बराबर, सब एक जैसे। ये जो मेथड है यानी जो एक्रूवल बेसिस है, ये रिकॉग्नाइज है अंडर द कंपनीज एक्ट, जबकि ये अलाउड है ही नहीं, इज नॉट रिकॉग्नाइज, यानी आमतौर पर रियल लाइफ में कैश बेसिस क्या फॉलो होता है, तो जवाब है ना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, जरूर आपको अच्छे से याद करना है, इसके बेसिस भी याद करने हैं सारे के सारे, और इसके अलावा ऑब्वियसली एक्सप्लेनेशन भी याद करनी है। एक्सप्लेनेशन तो हो ही जाती है, मेन मुद्दे की बात आप हिंदी में याद रखें और बेसिस को अच्छे से याद कर लें। देन आगे कुछ चैप्टर नंबर अगर सपोज करो चैप्टर नंबर के हिसाब से बात करूं तो चैप्टर नंबर 6 का एक कंटेंट है जहां हम पढ़ते हैं कि हमारे अकाउंट कितने तरीके के होते हैं। हमारे अकाउंट कितने तरीके के होते हैं, तो हमारे अकाउंट 3 तरीके के होते हैं मेरे बाबू। वह बताओ मेरे बच्चा, कौन कौन से? तो एक होते हैं हमारे रियल अकाउंट, एक होते हैं हमारे रियल अकाउंट, एक होते हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट, एक होते हैं हमारे रियल अकाउंट, एक होते हैं नॉमिनल अकाउंट, और एक होते हैं पर्सनल अकाउंट। एग्जाम के अंदर काफी बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि कोई भी एक अकाउंट बोल देते हैं, लाइक कैश अकाउंट, तो बताओ वो कौन सा अकाउंट है, रियल, नॉमिनल या पर्सनल। आपसे बोल देते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, तो बताओ वो कौन सा अकाउंट है, रियल, नॉमिनल या पर्सनल। तो ऐसे करके चीजें पूछ ली जाती हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए कि जितने भी ज्यादातर आपके एसेट्स के अकाउंट है वो सारे के सारे आपके रियल अकाउंट होते हैं मेरे बाबू। जितने भी आपके एक्सपेंसेस और इनकम वाले अकाउंट हैं, जितने भी आपके एक्सपेंसेस और इनकम, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, वो सब के सब आपके नॉमिनल अकाउंट की ही कैटेगरी में आने वाले हैं। जितने भी ऐसे अकाउंट हैं जो कि इंसानों से रिलेटेड हैं, जो कि पर्सन से रिलेटेड हैं, तो अकाउंट रिलेटेड टू द पर्संस, अकाउंट रिलेटेड टू द पर्संस, तो जितने भी पर्सन से रिलेटेड अकाउंट है तो वो आपके पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी के अंदर आते हैं मेरे बच्चा। तो जरा आराम से, सारे एसेट के अकाउंट जैसे कि कैश अकाउंट, जैसे बिल्डिंग अकाउंट, जैसे फर्नीचर अकाउंट, वो सब के सब आपके रियल अकाउंट है, लेकिन सभी तो नहीं, कुछ एक को छोड़ दूं तो जैसे जो डेटर अकाउंट है वो आपका रियल अकाउंट नहीं होता, ध्यान रखिएगा। जो बैंक अकाउंट है वो आपका रियल अकाउंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो पर्सन से रिलेटेड है, वो आपका पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। जो बैंक अकाउंट है वो एक पर्सन के नाम पर लिया जाता है, और अकॉर्डिंगली बैंक अकाउंट के साथ साथ बैंक ओडी, कोई बैंक में लोन खुलवाए, वो सब पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई डेटर है तो वो भी पर्सनल अकाउंट है, कोई क्रेडिटर है वो भी पर्सनल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट जो कि बिजनेसमैन को रिफ्लेक्ट करता है तो वो भी एक पर्सनल अकाउंट की ही कैटेगरी में आ जाता है मेरे बच्चा। इसके अलावा ऑब्वियसली डेटर क्रेडिटर की बातें हो गई हैं और रियल अकाउंट की बातें। नॉमिनल अकाउंट में सभी के सभी एक्सपेंसेस जैसे कि रेंट हुआ, सैलरी हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, फ्रेट हुआ, बेड डेट्स हुआ, बेड डेट रिकवर्ड हुआ, सेल्स हुआ, परचेज हुआ, वो सब नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा, जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम है। लेकिन
ध्यान रखिएगा यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात कि जितने भी इनसे रिलेटेड कुछ अकाउंट होते हैं, रिलेटेड अकाउंट मतलब जितने भी आउटस्टैंडिंग वाले अकाउंट होते हैं, जितने भी एक्रूड वाले अकाउंट होते हैं, जितने भी एडवांस वाले अकाउंट होते हैं, तो भैया वो जो अकाउंट है वो नहीं होंगे, क्या 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 है, वो नहीं होंगे नॉमिनल अकाउंट। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे अगर रेंट अकाउंट मैंने पूछा तो वो नॉमिनल अकाउंट होगा, सैलरी अकाउंट पूछा तो वो नॉमिनल अकाउंट होगा, लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी वो नहीं होगा नॉमिनल अकाउंट, प्रीपेड रेंट वो नहीं होगा नॉमिनल अकाउंट। तो वो बेसिकली फिर कौन से होंगे, वो सारे के सारे होंगे आपके पर्सनल अकाउंट, ध्यान रखिएगा वो सारे के सारे होंगे पर्सनल अकाउंट। तो अगर मैं बोलूं कमीशन रिसीव्ड क्या है तो वो नॉमिनल अकाउंट इनकम है, लेकिन कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस क्या है तो वो तो आपका पर्सनल अकाउंट होगा। मैं बोलूं सैलरी अकाउंट क्या है तो वो नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन अगर मैं बोलूं आउटस्टैंडिंग सैलरी तो वो पर्सनल अकाउंट है। तो ये बाइफर्केशन भी जरूर याद रखिएगा, पेपर में काफी ज्यादा बार आ जाता है। इसके अलावा इनसे रिलेटेड कई बार एक जो हमारे फंडामेंटल रूल्स होते हैं वो भी कई बार आ जाते हैं, जैसे कि रियल अकाउंट का होता है आपका डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लिख लीजिएगा, सारी चीजें मैं नहीं लिखूंगा, आप लोगों को लिखनी है, मैं तो लिख ही दूं, तुम लोग मेहनत करो। तो बेसिकली इसका भी गोल्डन रूल कई बार आ जाता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। पर्सनल अकाउंट का भी आ जाता है कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो इन तीनों के ही रूल आ जाते हैं, बट हाँ इतनी ज्यादा बार एग्जाम में आमतौर पर नहीं आते। दोबारा से रिपीट कर देता हूं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये है आपका रियल अकाउंट का रूल। वीडियो को पॉज करके लिख भी लीजिए, अगर याद ना हुआ हो तो पीछे रिवाइंड करके दोबारा से देख लीजिए। नॉमिनल का है आपका डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट है ऑल इनकम एंड गेन्स। पर्सनल अकाउंट का होने वाला है आपका डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो याद ही करना है, थ्योरी का हिस्सा है, ज्यादा कोई खास रिलेवेंस नहीं है आपकी। अगली बात मीनिंग ऑफ अ वाउचर कह सकते हैं चैप्टर नंबर 7। वाउचर क्या होता है, तो वाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी ट्रांजैक्शन की आमतौर पे हमें डिटेलिंग देता है कि हमने भाई कोई गुड्स वगैरह खरीदे हैं या क्या किया है या कोई सर्विसेज रेंडर की है, तो उस चीज का एक सबूत होता है, कि हाँ भाई वाकई में एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने जा रही है। हालांकि सोर्स डॉक्यूमेंट क्या वाला है, तो जरा आराम से भाई देखो, जैसी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो इनिशियली एक डॉक्यूमेंट बनता है मतलब जैसे बिजली का बिल है तो कंपनी की तरफ से आता है ना बिजली का बिल। जैसे आपने सामान खरीदा तो सामने वाली पार्टी आपको बिल देती है ना, आप सामान बेच रहे हो तो आपने बिल दिया होगा सामने वाली पार्टी को, आप बैंक में पैसा जमा करा रहे हो तो वो रसीद वगैरह मिलती है ना। तो मतलब हर ट्रांजैक्शन का अपना कोई ना कोई सबूत होता है, तो जो सबूत है वही ये है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें कंटेनिंग होती है डिटेल्स ऑफ द ट्रांजैक्शन, और इट इज द एविडेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन कि एक ट्रांजैक्शन हुई है, एक घटना हुई है, तो उस चीज का सबूत है, ये एविडेंस है। ये एविडेंस जैसे वो शब्द ऊपर नहीं लिखे हमने, ठीक है, दोनों की डेफिनेशन काफी हद तक एक जैसी है, लेकिन यहां पर एविडेंस जैसी बातें लिखी हैं। ये किसी ट्रांजैक्शन के होने का सबूत है और ये किसी भी ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड होने का सबूत है। तो ऐसे करके कुछ बातें हैं हमारी, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं कि सोर्स डॉक्यूमेंट के एग्जांपल क्या क्या होते हैं, तो जरा आराम से, एक होता है हमारा कैश मेमो, जो कैश ट्रांजैक्शन में होता है, भाई आपने सामान खरीदा उधार कैश में खरीदा तो कैश मेमो आपको मिलेगा। एक होता है इनवॉइस, ठीक है जी, आपने उधार की ट्रांजैक्शन में है तो वो इनवॉइस होगा, ये होगा कैश ट्रांजैक्शन में, ये होगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन में। इसके अलावा एक होता है पे इन स्लिप, आप बैंक में पैसा वैसा जमा करा के आए तो वो जो बदले में स्लिप मिलती है वो पे इन स्लिप होती है। आपने खरीदा हुआ सामान वापस कर दिया तो आप सामने वाली पार्टी को एक डेबिट नोट इशू करते हो, तो डेबिट नोट। आपने बेचा हुआ सामान जो कि था कस्टमर को पसंद नहीं आया, तो बेसिकली उस सिचुएशन के अंदर आप क्रेडिट नोट प्रिपेयर करते हो इस चीज के मामले में। तो ये होते हैं सारे के सारे, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रूफ के तौर पर होते हैं ट्रांजैक्शन के, तो वो बनते हैं आपके सोर्स डॉक्यूमेंट का एग्जांपल। टाइप ऑफ अ वाउचर, कितने तरह के वाउचर पाए जाते हैं इस दुनिया में, तो 3 तरह के वाउचर पाए जाते हैं मेरे बाबू। एक होता है हमारा डेबिट वाउचर, एक होता है हमारा डेबिट वाउचर, एक होता है हमारा क्रेडिट वाउचर, एक होता है डेबिट वाउचर, एक होता है क्रेडिट वाउचर, और एक होता है ट्रांसफर वाउचर, जिसको कंपाउंड वाउचर भी बोलते हैं, नॉन कैश वाउचर भी बोलते हैं, बट ठीक है ट्रांसफर वाउचर सबसे फेमस नाम है, तो वही मेनली याद रखिएगा। अगर कभी भी किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर पैसा जा रहा हो, कैश का आउटफ्लो हो रहा हो, कैश का आउटफ्लो हो रहा हो, जैसे कि एक्सपेंस की ट्रांजैक्शन, आपने सामान खरीदा, बोट गुड्स, आपने रेंट पे किया, आपने सैलरी पे की, तो डेबिट वाउचर बनाया जाता है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कब कौन सा वाउचर बनाया जाता है। अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में पैसा आ रहा है, अब कौन सी ट्रांजैक्शन में पैसा आता है, अब फॉर एग्जांपल आप कोई सामान बेच रहे हो, सोल्ड गुड्स, फर्नीचर बेच रहे हो, मशीन बेच रहे हो, तो खरीदने के केस में डेबिट वाउचर, बेचने के केस में क्रेडिट वाउचर। या आपको कहीं से कोई कमीशन मिल रहा है, तो मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन में पैसा जाएगा तो डेबिट वाउचर, आएगा तो क्रेडिट वाउचर, जाएगा तो डेबिट वाउचर, आएगा तो
क्रेडिट वाउचर। और अगर कुछ भी नहीं होगा यानी कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, नो फ्लो ऑफ कैश, जैसे डेप्रिसिएशन की ट्रांजैक्शन, या आपने सामान खरीदा है बट उधार में खरीदा है, आपने सामान बेचा है उधार में बेचा है, तो बनाया जाता है आपका ट्रांसफर वाउचर। तो ऐसे करके बातें हैं। तो इसी के साथ में मान के चलिए जो शुरुआती आपके सारे के सारे चैप्टर हैं इनकी थ्योरी की बातें कर चुका हूं मैं। इसके आगे के आपके जितने भी चैप्टर बनते हैं, जैसे कि चैप्टर नंबर 8 जर्नल बनता है, तो जर्नल की डेफिनेशन आप रीड कर सकते हो, जर्नल की इंपॉर्टेंस क्या है वो आप रीड कर सकते हो। इसके अलावा जर्नल चैप्टर में और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेजर, लेजर उसके बाद में चैप्टर आता है। आगे के जितने भी चैप्टर हैं उनमें कम थ्योरी पढ़नी है आपको काफी, तो लेजर का मीनिंग आप पढ़ सकते हो, लेजर जर्नल से कैसे अलग है ये आप पढ़ सकते हो, लेजर की इंपॉर्टेंस चाहो तो पढ़ सकते हो, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। देन उसके बाद में कैश बुक आता है, तो आपको सिर्फ टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स का नाम पता होना चाहिए। साथ ही साथ सब्सिडरी बुक टेक्निकली कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि जो सब्सिडरी बुक है वो एक जर्नल है या लेजर है, तो ध्यान रखना सब्सिडरी बुक यानी कि कैश बुक, परचेज बुक, इनका काम होता है चीजों को रिकॉर्ड करना। तो टेक्निकली अगर हम इन्हें कुछ कहें तो इन्हें हम जर्नल कह सकते हैं, क्योंकि इनका सभी का काम होता है डेटा की रिकॉर्डिंग करना। कैश बुक का काम कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना, परचेज बुक का काम परचेज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना, तो इसलिए हम इन्हें जर्नल कह सकते हैं, लेजर तो नहीं कहेंगे। इसके अलावा देन आगे बीआरएस के अंदर थ्योरेटिकल कोई कंटेंट नहीं आता, ज्यादा आपको बस इतनी बातें क्लियर रहनी चाहिए कि भाई कौन कौन सी वजह से आपके पासबुक और कैश बुक का बैलेंस में अंतर आ जाते हैं, और जो हम ऑलरेडी मालूम ही है, हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके पढ़ चुके हैं हम। उसके बाद में सबसे आखिरी में, हाँ, ट्रायल बैलेंस की थ्योरी आप जरूर कर सकते हो। ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन याद करें, उसके ऑब्जेक्टिव याद करें, और ट्रायल बैलेंस कौन से टाइप ऑफ एरर में डिसएग्री करता है और कौन से टाइप ऑफ एरर में एग्री करता है, तो ये याद कर सकते हैं हम। ठीक है जी, तो इतना ही जरूरी नहीं है आगे की थ्योरी। हाँ, सबसे आखिरी वाली ट्रायल बैलेंस वाली जरूर पढ़ लें, ध्यान रखिएगा, लेकिन उसके पहले के जो जर्नल, लेजर, कैश बुक, सब्सिडरी बुक है, तो यहां आप थ्योरी को इग्नोर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी शुरुआती जो चैप्टर्स हैं वहां आपको थ्योरी पे ज्यादा ध्यान देना है, बस बात खत्म। तो इसी के साथ आज की कक्षा की, आज की क्लास की तो बात पूरी तरह से समाप्त हुई हमारी। तो ओके, डन, टाटा, बाय बाय। किसी भी थ्योरेटिकल टॉपिक के अंदर अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो ऑब्वियसली जरूर कमेंट करें। तो ओके, डन, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।